ठीक एक्सपायरी से पहले मार्केट अगर आप इंडाइसिस के तौर पर देख रहे हैं तो रेंज के अंदर है। अगर आप स्टॉक्स के तौर पर देख रहे हैं, रिजल्ट्स के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको फ्लेवर बिल्कुल अलग मिलेगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आप इंडाइसिस के साथ है या फिर इंडाइसिस के विरोध में है। मैं, प्रियंका और मानसी अगले 1 घंटे के लिए आपके साथ रहेंगे मेहमानों के साथ। वो आपको ये बताएंगे इस समय करना क्या चाहिए जब हम ठीक एक्सपायरी से मात्र 24 घंटे दूर हों और सामने खड़ा हो 17,850 का रेजिस्टेंस और सामने खड़ा हो 42,850 का रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का। इस समय की रणनीति क्या कहती है? एक ग्राफिक्स के जरिए हमने आपके लिए ट्रेडिंग स्क्रीन बनाई हुई है, जल्दी से पहले ले आते हैं। स्पीड से सारे ग्राफिक्स को भी दिखाइएगा जो हमने ट्रेडिंग सेटअप के लिए रखे हैं, ताकि एक सेटअप आपके सामने पूरे तौर पर रख दें। फिर मानसी आज के मान से जुड़ेंगी और वो बताएंगी कि इस समय की रणनीति क्या बनाई जा सकती है। ग्लोबल फ्यूचर्स के हिसाब से देखें तो थोड़ी यूएस फ्यूचर्स में तेज़ी है, बट यूरोप में गिरावट है, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डाटा कल और अमेजोन के नंबर आने हैं, तो उसके लिए हम वेट करेंगे। 17,850, 42,850 रेजिस्टेंस है सामने जो खड़े आपके। सेंटिमेंट इस समय बुलिश है, थोड़ा सतर्क रहें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे आपको जो अगली प्लेट आएगी उसके अंदर आपको स्टॉप लॉसेस और टारगेट निफ्टी बैंक निफ्टी के लिखे हुए मिलेंगे, जिसके अंदर 42,850, 42,550 ये एक रेंज है और निफ्टी की रेंज है 650 से 850 के बीच में। अब आते हैं पॉइंटर्स पे, एक एक करके फटाफट से सारे पॉइंटर्स आपके सामने रखते हैं और सारी स्क्रीन हम जल्दी से चलाते हुए चलेंगे ताकि ज़्यादा ही बातें कम समय में आपके सामने रखी जा सकें। पहला पॉइंट, क्योंकि एक्सपायरी है उससे पहले आप रेजिस्टेंस वाले जोन में खड़े हुए हैं। इस समय का जो रोल ओवर वगैरह का नंबर है वो भी हमने डाला है आपके लिए, आप देखेंगे वो भी। इस समय निफ्टी के अंदर रोल ओवर करीब 40% से ऊपर अब जा चुका है और बैंक निफ्टी का रोल ओवर करीब 50% से ऊपर जा चुका है। ये रेजिस्टेंसेस के लेवल हैं जो ऑलरेडी हम आपको नोटिस करवा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं बार बार रेजिस्टेंस के बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सपोर्ट तो तोड़ के आए हैं ना आप, सपोर्ट तो बना ही हुआ आपका। जो मेन ब्रेक करना है वो सिर्फ रेजिस्टेंस है, इसलिए रेजिस्टेंस को मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये लेवल जब तक पार नहीं होंगे नई तेजी मार्केट के अंदर नहीं आएगी। 2% का विक्स है, 12 के ऊपर जाने पर यानी कि 12-13 के ऊपर जाने पर ही कुछ बात बनेगी, नहीं तो रेंज में रह जाएगा। निफ्टी के 50 में से 29 शेयर इस समय तेजी के अंदर है, ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको एडवांस डिक्लाइन थोड़ा आइडिया लग पाए। बैंक निफ्टी के 12 में से 8 शेयर आपके फेवर में खड़े हैं, इसलिए आप अपने सपोर्ट्स को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। एक और बात, एफआईज की जो होल्डिंग है वो काफ़ी ठीक ठाक है मार्केट के अंदर, करीब 45% के आसपास वो होल्डिंग हो चुकी है। जब ये सीरीज शुरू हुई थी वो करीब रह गई थी 10% के आसपास की, तो एफआईज ने काफ़ी अच्छे से बाजार को संभाला है। लेकिन अब थोड़ी सी चिंता करने की बात आ गई है। रोल ओवर के नंबर सेक्टर के हिसाब से भी हमने लिखे हैं कि आपको सीमेंट के अंदर थोड़ा पॉजिटिव रोल ओवर मिल रहा है, पेंट इंडस्ट्रीज के अंदर रोल ओवर काफ़ी हद तक ठीक है, और अगर आप दूसरे सेक्टर्स देख रहे हैं तो फार्मा आईटी के अंदर थोड़ा कमज़ोर रोल ओवर है, एफएमसीजी के अंदर भी रोल ओवर उतना अच्छा भी देखने को नहीं मिल रहा। कुल मिला के लबोलबाब बात की यही है कि 17,600 से 850 के बीच में शायद सीरीज भी एक्सपायर हो जाए, इसके अंदर कुछ खास बड़ा मोमेंटम ना बने। अब मानसी के पास चलते हैं, वो आपको मेहमानों से कनेक्ट कर रही है। मानसी, चलिए, तो बिल्कुल बाजार का लेखा जोखा मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले टेक्निकली मार्केट्स कैसे नजर आ रहे हैं वो तो आपने जाना, और टेक्निकल नुआंसेस पर आगे और भी बातें होगी, लेकिन बाजार पर फंडामेंटल नजरिया भी इस वक्त जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम टेक्निकल डिटेल्स तो समझ रहे हैं लेकिन लंबी अवधि के लिए ऑन लॉन्ग टर्म प्ले भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा जो लगातार बढ़ता दिख रहा है। क्या चौकसी इन्वेस्टमेंट के देवेंद्र चौकसी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, और देवेंद्र जी बाजार पर काफ़ी हद तक डीप डाइव एनालिसिस करते हैं और अपनी सारी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करते हैं। देवेंद्र जी, शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए। गुड आफ्टरनून टू यू। वैसे तो बाजार में इस वक्त थीम्स कई सारे हैं, लेकिन देवेंद्र जी इस वक्त अर्निंग सीजन है जो कि सबसे बड़ा पैरामीटर है, और अर्निंग्स का एक डिसेंट स्टार्ट देखने को मिला है। आईटी की तरफ से हमने जरूर देखा कि कुछ नेगेटिव सरप्राइजेस नजर आए, लेकिन जैसे ही बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के नतीजे आए एक पॉजिटिव सरप्राइज मिला। उसके बाद कंजम्पशन थीम, अब ऑटो सेक्टर पर भी नजरें हैं, लेकिन इन सब के बीच एक हैवी वेट था जिसके नतीजे काफी अच्छे आए, जिस पर आपकी नजर रहती है, पैनी नजर रहती है, रिलायंस। शुरुआत वहीं से करना चाहूंगी। एस्टिमेट अनुमान से भी बेहतर नतीजे आए हैं हर सेगमेंट में। देवेंद्र जी, अच्छा एक्शन, अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। क्या रिलायंस पर यहां से और ज्यादा आगे नजर दौड़ानी चाहिए, क्योंकि O2C कारोबार, रिटेल, ऑयल एंड गैस हर तरफ, और इनफैक्ट प्रॉफिट की बात करें पिछले 5 क्वार्टर्स में सबसे अच्छे प्रॉफिट्स देखे इस बार। देवेंद्र जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। गुड आफ्टरनून जी। रिलायंस के जो नतीजे हैं वो डेफिनेटली हर क्षेत्र के अंदर बेटर आए हैं, नो डाउट अबाउट इट।
और पर्टिकुलरली ऑयल टू केमिकल सेगमेंट के अंदर उनके नतीजा कंपैरेटिवली बेटर आए हैं। एक तरफ लोअर कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल का उनको जो एक बेनिफिट मिला है वो एक अच्छी तरह से उन्होंने अपने रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट किया हुआ है। एट द सेम टाइम ग्लोबल इकोनॉमी खुल जाने की वजह से जो रिफाइनिंग क्रैक्स के अंदर जो डिमांड बढ़ी है तो मार्जिन वहाँ पे थोड़े स्टेबल हुए हैं। So that is also, I think, playing a better major role as far as I think the contribution is concerned. मैं ऐसा समझता हूँ कि रिलायंस जैसी कंपनी के अंदर जहाँ पे कंटिन्यूड ग्रोथ का जो एक प्रोग्राम है वो आई थिंक बहुत शांति से देखना चाहिए। रिटेल के कारोबार के अंदर 18,000 के ऊपर स्टोर्स लगे हैं। उसके साथ में उनके डिजिटल प्रॉपर्टी के ऊपर भी रिटेल का कारोबार बढ़ा है। जियो का जो प्लेटफॉर्म है उनके अंदर फाइबर टू होम एज वेल एज मोबाइल, ये दोनों के वजह से उनके डेटा कंजम्पशन और आरपू बढ़ के आए रहे। और आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि ये साल के अंत के अंदर 23-24 के अंदर आई थिंक द आरपू कुड पॉसिबली वेल सरपास 200 रुपीज के ऊपर निकल जाएगा, जो करीबन आज की तारीख के अंदर 178 के आसपास है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल रिलायंस की जो गति है वो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस में से डेफिनेटली मजबूत है। एट द सेम टाइम जो इंडस्ट्रियल बिजनेसेस है, ऑयल टू केमिकल, पेट्रोकेमिकल्स एंड पॉलीमर्स और ऑयल एक्सप्लोरेशन के जो कारोबार है उनके अंदर भी मैं ऐसा समझता हूँ कि विद द स्टेडी क्रूड ऑयल प्राइसेस आई थिंक ओवरऑल आउटलुक रिमेन्स एब्सोल्युटली कन्विंसिंग एंड बॉयंट। सो ओवरऑल रिलायंस का ग्रोथ प्रोग्राम आगे के समय के अंदर ऑफ कोर्स new businesses like renewable energy and the ecosystem are also going to contribute significantly, ऐसा मेरा मानना है। गुड आफ्टरनून देवेन, ये तो एक बड़ा ग्रुप है जिसकी आपने बात की। कुछ समय पहले जब हम आपसे बात कर रहे थे तो एक व्यू आपसे अडानी स्टॉक्स पे भी लिया था और तभी बात हुई थी, आपने कहा था जब डिप थोड़ा सा आएगा तो अडानी स्टॉक्स को ऐड करना चाहिए। उस स्पेस के कुछ पर्टिकुलर कंपनीज पर आपने अपनी राय भी दी थी। अभी क्या अडानी स्टॉक्स पे व्यू बनता है? क्योंकि ये बात कल भी हम भी ये डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि इन स्टॉक्स पर अब राय बाय की आती ही नहीं है, जबकि स्टॉक्स में आप देखें तो नीचे से चाल आ चुकी है। So I think मैंने पहले भी बताया था कि fundamentals of the company they remain absolutely strong and convincing. Be it port business, be it airport business, road business, FMCG business, power generation and distribution business. Each of these businesses के अंदर fundamentals of the company remains absolutely convincing. उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। जो मार्केट का कंसर्न है वो ऑलरेडी मार्केट नर्वस था और थोड़ा बहुत अभी भी है because of the debt position of the company, which is also not very alarming in my viewpoint. But more importantly, I think the market का जो technicals है वो वीक हुआ है ये स्टॉक के अंदर। As a result of it, fresh buying is not coming from वेरी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर। मेरा ऐसा मानना है कि एक बार ये सुप्रीम कोर्ट का जो कमिटी उन्होंने जो इंस्टीट्यूट की है टू फाइंड आउट द एलिगेशंस ऑफ हिंडलबर्ग, मैं ऐसा मानता हूँ कि एक बार उनका आउटकम आ जाता है तो उसके बाद में शायद ओवरऑल आई थिंक मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगा। सो टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम according to me, I think the counters may probably remain a little bit more challenging as far as I think the investors are concerned. देवन भाई, आईटी कंपनीज के करेक्शन पूरी हो गई या फिर आपको लगता है कि थोड़ा और करेक्शन आ सकती है? ये एक एज एन इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में 10-20% जगह दे देनी चाहिए अभी आईटी पे सर? मैं ऐसा मानता हूँ कि आईटी के अंदर कोई खराबी नहीं है। ऑनेस्टली, इफ आई हैव टू रीड द रिजल्ट्स ऑफ इवन इंफोसिस एंड टीसीएस इंक्लूडेड, उनके अंदर कोई बिजनेस के अंदर कोई भी वीकनेस नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री, इंफोसिस की जो आदत है वो हिसाब से उन्होंने शायद एक बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव आउटलुक दिया है। मैं नहीं मानता हूँ कि ग्लोबली आईटी कंपनी के लिए कोई इतने खराब कारण है। मे बी एक आधे क्वार्टर के लिए शायद आपको थोड़ी अनसर्टेनिटी एनवायरनमेंट रहे, बट ओवरऑल जो हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर डिकार्बनाइजेशन का मुंह चल रहा है, जो हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर बिजनेसेस आर चेंजिंग देयर बिजनेस मॉडल वेरी फास्ट, मैं ऐसा समझता हूँ कि आईटी एज अ सर्विस will be big time in demand, and if that is a reality, तो I think भले आगे पीछे थोड़ा क्वार्टरली ये हो सकता है कोई कारण से, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि ओवरऑल डिमांड आउटलुक remains absolutely strong. If at the cost of going wrong, I may also add
that Infosys kind of company may in subsequent quarters start improving their what you call guidance. तो ओवरऑल आईटी के लिए मेरा व्यू पॉजिटिव पहले भी था और आज भी है। मैं मानता हूँ कि प्राइस में जो ड्रॉप आया है, करेक्शन आया है, उसके अंदर अच्छी कंपनी के लिए बाइंग बनने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। सम ऑफ द मिड टियर आईटी कंपनीज दे आर डेफिनेटली गिविंग गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय इनटू द पोर्टफोलियो। कंजम्पशन थीम पर आपका नजरिया अब हम जानना चाहेंगे, क्योंकि एफएमसीजी स्पेस की अगर बात करें, कैसा आउटलुक फ्यूचर में एफएमसीजी का नजर आता है, और क्या आपको ये लगता है कि रूरल थीम जो है ये एक नेक्स्ट बड़ा डेस्टिनेशन हो सकता है एफएमसीजी ग्रोथ के लिए? क्योंकि इन दिनों रूरल थीम पर एफएमसीजी कंपनियां काफ़ी हद तक फोकस कर रही है। एफएमसीजी कंपनी के एक्सपोजर्स की अगर बात करें, नेस्ले, मैरिको, एचयूएल जैसी कंपनियां हैं जिन्होंने काफ़ी हद तक एक्सपोजर ग्रामीण मांग पर रखा है, और इस एक्सपोजर को बढ़ाने की भी बात हो रही है। वहां जो चैलेंजेस थे वो चैलेंजेस मानो कम हो रहे हैं। क्या इस थीम पर नजर होनी चाहिए? यस, एब्सोल्युटली। आई थिंक आप अगर रूरल इकोनॉमी के आंकड़े देखें कंजम्पशन के, तो वहां पे कन्विक्शन मिलता है। एक साइड ऑब्जर्वेशन कि जो अभी रिसेंटली जो कंपनीज के एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के नतीजे बाहर आए हैं, उनके नतीजे के अंदर उन्होंने एक कमेंट्री ऐसी रखी है कि दे हैव बीन कलेक्टिंग मोर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द सिटीज विच आर बियॉन्ड टॉप 30 सिटीज, विच मीन्स के जो बी सिटीज और सी सिटीज है वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी पैसे हैं और वहां पे कंजम्पशन के लिए भी फंड्स अवेलेबल है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल एफएमसीजी कंपनी के लिए एक तो मार्केट की डिस्ट्रीब्यूशन रीच बढ़ना, दूसरी तरफ रॉ मटेरियल का जो माहौल है, वो कॉस्ट का माहौल है, वो कंट्रोल में रहना। भाई 1 मिनट के लिए आप मेरे साथ रुकेंगे? मेरे पास ना मारुति के नंबर आ गए, मैं आपके पास ना मारुति के पास नंबर्स लेके आपके पास लौट रहा हूँ। इस समय मेरे पास जो नंबर आए हैं उसके अकॉर्डिंग 2623 करोड़ का मुनाफा है। ये 200 में मुनाफा नहीं आता कभी भी मारुति का, 2000 में ही आता है मुनाफा। तो 2623 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा है। हालांकि उम्मीद से थोड़ा स्लाइटली कम लग रहा है मुनाफा, क्योंकि जो सिर्फ प्रॉफिट के नंबर इसमें मेरे पास अभी आए हैं, और वैसे कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा है। ये करीब 1800 करोड़ से बढ़कर आपके पास आया है 2600 करोड़ रुपए के आसपास का। लेकिन जो मार्केट का अनुमान था उससे हल्का सा ये नंबर थोड़ा कमज़ोर है। ये प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर इस समय आ चुके हैं। रेवेन्यू का नंबर है करीब 32,000 करोड़ रुपए के आसपास का, और एबिट का जो नंबर है, यानी कि जिसको हम कामकाजी मुनाफा कहते हैं, वो करीब है 3,350 करोड़ रुपए के आसपास का। स्लाइटली थोड़े नंबर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उम्मीद से हल्के से कमज़ोर इस समय आपको दिख रहे हैं। अभी मारुति फ्लैट है, फ्लैट तो थोड़ा हल्का सा पॉजिटिव है लग रहा है नंबर्स के देखने के बाद। अभी और थोड़े नंबर्स आ जाएं। अभी मेरे पास जो 3 नंबर आए हैं उसके अकॉर्डिंग स्लाइटली नंबर्स कमज़ोर लग रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी उम्मीद से कम है, पिछली बार बड़ा ज़रूर है लेकिन उम्मीद से थोड़ा कम है। सेल्स के नंबर आए हैं वो भी 32,000 करोड़ रुपए के आसपास के आए हैं, स्लाइटली कम है। मार्जिन्स भी कम है, करीब 3500 प्लस करोड़ आना चाहिए था, आया है 3300 प्लस करोड़ रुपए के आसपास का। अब मैं आपको और कुछ नंबर जैसे जैसे मेरे पास आते हैं मैं आपको बताऊंगा। देवेंद्र भाई, एक बार फर्स्ट इंस्टांस पे जो मेरे पास 3 नंबर्स आए हैं सिर्फ अभी तक, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के। उम्मीद मार्केट्स की उम्मीद से थोड़ा कमज़ोर लग रहा है हमको। प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू, इन तीनों को आपने भी अपनी स्क्रीन पर देख लिया होगा। एक और चीज़ से मैं आपको मार्जिन्स का नंबर भी ऐड कर देता हूँ। करीब 10-10% के आसपास के मार्जिन है, ये 9% से बड़े हैं। सर, आप इस नंबर्स पे आपका फर्स्ट रिएक्शन चाहिए। तो ओवरऑल आई एम प्रीटी हैप्पी कि मारुति जैसी कंपनी, ये दिग्गज कंपनी है, उनके अंदर अभी प्रॉफिट के परफॉर्मेंस के अंदर स्टेबिलिटी आ रही है। तो एक आई थिंक सबसे हैप्पी होना चाहिए, क्योंकि पिछले क्वार्टर्स के अंदर हमने देखा था कि मारुति के नंबर्स के अंदर मार्जिन्स के फ्रंट के ऊपर काफी हद तक डिसअपॉइंटमेंट रहा। जैसे कमोडिटी के दाम सेटल हुए हैं, उसका एक रिफ्लेक्शन आपको कंपनीज की परफॉर्मेंस में, मार्जिन परफॉर्मेंस में दिख रहा है। एट द सेम टाइम जो चैलेंजेस थी फॉर प्रोडक्शन, वो चैलेंजेस काफी हद तक यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल कंपनीज हैव बीन एबल टू मीट दोस चैलेंजेस, पर्टिकुलरली इन द सेमीकंडक्टर सेगमेंट। एंड एट द सेम टाइम डिमांड सिनेरियो रिमेन्स एब्सोल्युटली वेरी कन्विंसिंग, क्योंकि जो नए मॉडल कंपनी ने लॉन्च किए पर्टिकुलरली इन द मिड टियर एसयूवी सेगमेंट, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये मॉडल की डिमांड अभी भी अगले सालों के लिए आई थिंक बरकरार है और बढ़ेगी। तो गिवन दैट सिचुएशन, आई थिंक मेरे हिसाब से नंबर काफी हद तक सेटिस्फैक्टरी, इवन दो मे बी ऑन एक्सपेक्टेशन
expectation, they are slightly less, but they are quite satisfactory. And yes, देवन भाई, जैसे अभी आप कह रहे हैं ना कि नंबर आप एक्सपेक्टेशन से कमज़ोर हैं, यही बात हमने भी नोटिस करवाई है, क्योंकि हमने आपको कंपैरेटिव फिगर भी दिखा रहे हैं, साथ ही एक्सपेक्टेशंस भी बता रहे हैं। जैसे मुनाफे की उम्मीद थोड़ा ज़्यादा की थी, करीब 2700 करोड़ रुपए के आसपास चाहिए था, नंबर आया 2623 करोड़ रुपया, 32,000 करोड़ की आय आई है। नंबर्स उम्मीद से कमज़ोर हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया करीब 14-15 रुपये शेयर ऊपर था, अब मारुति का शेयर आ चुका है लाल निशान में, करीब 18 रुपये का नुकसान है। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे कहने पर सौदा कीजिए, लेकिन हम आपको इतना चेताना और बताना जरूर चाहते हैं कि ये नंबर्स ठीक नहीं है। कृपया करके अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछिएगा, और थोड़ी बहुत हम हेल्प आपकी भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मितुल इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक्सपर्ट है इसी चीज के। मितुल, एक बार प्राइमा फेसी जो आपने नंबर्स अभी तक देखे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं? हमारे अनुसार मुनाफा थोड़ा अनुमान से कम है, मार्जिन स्लाइटली बढ़ के आए हैं 10% के, और एबिट भी कम है, जिसको हम कामकाजी मुनाफा कहते हैं। योर फर्स्ट रिएक्शन मितुल? ओवरऑल परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक है, प्राइमरीली ऑन द रेवेन्यू साइड पे। डिस्पाइट वॉल्यूम्स अच्छे आए हैं, वॉल्यूम ग्रोथ YOY एज वेल एज सिक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी ने रिपोर्ट किया है, कंपेयर टू मोस्ट अदर ऑटो कंपनी जहां पे वॉल्यूम इंप्रूवमेंट इतना अच्छा नहीं दिखा है। तो टॉप लाइन मिस है रफली 2% कंपेयर टू आवर एस्टिमेट, जो दिखा रहा है कि सिक्वेंशियली एवरेज सेलिंग प्राइस पर व्हीकल मार्जिनली ड्रॉप हुआ है। सो प्रोडक्ट मिक्स स्लाइटली अनफेवरेबल रहने की वजह से ये हुआ है, जिसका इम्पैक्ट एबिटा मार्जिन पे भी दिख रहा है। एबिटा मार्जिन भी एक्सपेक्टेड 10.7%, 10.4 आया है, क्योंकि मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल बीइंग स्लाइटली लोअर, बट जितना इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट किया था और जो प्रदर्शन यस्टरडे बजाज ऑटो के रिजल्ट्स में देखने मिला, उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा वीक परफॉर्मेंस है। ठीक है, आप कह रहे हैं वीक परफॉर्मेंस है। मैं एक एक करके सर आपके सामने सारे पॉइंट्स रखूंगा। मेरे पास एक खबर ये भी है कि 90 रुपये का डिविडेंड दे रही है मारुति अपने इन्वेस्टर्स को, अपने जो होल्ड कर रहे हैं उनके शेयर्स को रिकॉर्ड डेट तक। तो 90 रुपये का आपको एक तो डिविडेंड है, प्लस हमने आपके लिए एक प्लेट भी बना दी है, पैट इन लाइन टू स्लाइटली नेगेटिव है। मितुल खुद कह रहे हैं कि कम से कम 2% और रेवेन्यू बढ़ के आना चाहिए था, तो रेवेन्यू को हमने बिलो द लाइन कर दिया। मार्जिन स्लाइटली 9 से 10 हुए, बट वो भी इन लाइन टू नेगेटिव है। मार्केट उस चीज को रिस्पेक्ट करेगा अगर आपकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या फिर ज्यादा बेहतर है। मारुति का शेयर इस बीच 2 दिन पहले से काफी अच्छा चल रहा है, इसी उम्मीद में अच्छा चल रहा था कि नंबर्स काफी अच्छे आएंगे, लेकिन नंबर्स ने स्लाइटली निराश किया है। ये पॉइंट मार्केट को भी नोटिस होगा। अभी हालांकि निफ्टी 12 पॉइंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि मारुति की वजह से निफ्टी टूट जाएगा, बट आप मार्केट और मारुति दोनों को एक साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। मितुल, एक बार जो 10.5% के मार्जिन है, 9.5% अराउंड थे पहले, ये आए हैं, ये कॉस्ट को सारा एब्जॉर्ब कर रहा है कि या फिर अभी मार्केट की मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनना बाकी है कि कॉस्टिंग पे क्या बोलते हैं? पहले तो टॉप लाइन में मिस है, तो जो जानना जरूरी है मैनेजमेंट के थ्रू के इज देयर एनी इम्पैक्ट ऑफ द कंपोनेंट रिलेटेड रेवेन्यूज, या तो मॉडल मिक्स का इम्पैक्ट है, या कहीं ना कहीं प्राइस हाइक लास्ट के क्वार्टर के एंड में लिया गया हो, जिसके वजह से फुल इम्पैक्ट ना दिखा हो, जो अगले क्वार्टर में दिखे। और जहाँ तक के रॉ मटेरियल्स की बात करें तो रॉ मटेरियल मोर और लेस स्टेबल है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कुछ मटेरियल्स जैसे एल्यूमिनियम वगैरह नीचे जा रहे हैं, स्टील प्राइसेस फिर से ऊपर जा रहे हैं। सो नेट इम्पैक्ट बहुत ज्यादा ग्रेट पॉजिटिव नहीं है अगले क्वार्टर्स में, आगे के क्वार्टर्स में। जितना इम्पैक्ट अभी तक था उसका मेजोरिटी पोर्शन ये प्राइसिंग में दिखा रहा है कि कंपनी पास ऑन कर पाई है। और डेफिनेटली कंपनीज के हिस्टोरिकल मार्जिन 12-13% हुआ करते थे, जहां से सिंगल डिजिट आ गए थे, तो फुल इम्पैक्ट पास ऑन होना डेफिनेटली बाकी है आगे के क्वार्टर्स में। बट कमेंट्री ऑन द प्राइस हाइक एज वेल एज मॉडल मिक्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि कॉन कॉल में 5 बजे हमें पता चले। ठीक है मितुल, एक पॉइंट मेरे को और आपसे समझना है, क्या इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मैनेजमेंट ये फैसला भी ले सकती है आने वाले दिनों में कि थोड़े दाम और बढ़ाए जाए? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है? क्योंकि मार्जिन आए अभी भी 10.5%, रेवेन्यू श्रिंक हुआ है। क्या दाम बढ़ाने वाला फैसला जस्टिफाइड होगा और कितने चांसेस हैं? ये डिपेंड करता है कि हाउ द मॉनसून एंड रूरल इकोनॉमी पैन्स आउट। तो एंट्री लेवल मॉडल्स जो भी रहेंगे वहां पे प्राइस हाइक लेना डेफिनेटली काफी डिफिकल्ट होगा, या तो ना भी ले। बट कंपनी के जो सक्सेसफुल मॉडल्स है एसयूवी सेगमेंट्स के, जहां पे अभी भी काफी वेटिंग पीरियड भी है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुकिंग है कंपनी के, नियर अबाउट 3 लाख के आसपास के ऑर्डर बुक्स पेंडिंग है।
तो ये जो डिमांडिंग मॉडल्स है वहाँ पे डेफिनेट प्राइस हाइक लेने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज दिख रही है। ठीक है, ऑलराइट मितुल, बहुत बहुत शुक्रिया ये आज सारे सवालों के जवाब देने के लिए और अपना रिएक्शन मारुति के नंबर्स पर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, मारुति के नंबर्स को तो काफ़ी ब्रीफली हमने टच किया, अब बाजार पर वापस लौटते हैं और हमारे साथ हमारा टेक्निकल पैनल भी तैयार है। हमारे साथ कुणाल परार हैं और हमारे साथ सुदीप शाह हैं, आज की स्ट्रैटेजी बताएंगे हमें। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। कुणाल, पहले आपसे चलिए शुरुआत करते हैं। आज हालांकि बाजार पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन रेंज बहुत छोटी है निफ्टी की आज भी। 17,800 के बाद एक बार के लिए लग रहा था कि शायद रेजिस्टेंस बाजार के लिए ऊपर होगा, बट अच्छी बात है कि बाजार ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी रोका, उन्हें भी प्रोटेक्ट किया और इनफैक्ट निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, एक स्मार्ट रिकवरी भी आपको दिखी मॉर्निंग के ट्रेड में। अभी फिलहाल स्ट्रैटेजी बनानी क्या चाहिए? क्या लॉन्ग के ट्रेड्स हैं या अब भी रेजिस्टेंस टफ दिख रही है ऊपर की तरफ? कुणाल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। इस लेवल पे निफ्टी की बात करें, 17,780 के अराउंड अभी निफ्टी हमें ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है ना। सबसे अच्छी बात यह है कि आर्ली चार्ट पे अगर मैं निफ्टी का ट्रेंड देखने जाऊँ तो कहीं ना कहीं एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन निफ्टी ने बनाया हुआ है एंड वो ब्रेकआउट हमें 17,850 के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की खासियत यह है कि जब भी वो ब्रेकआउट देता है तो 78 to 80% की प्रोबेबिलिटीज होती है कि हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिलती है। सो इसी के तर्ज पे जहां पे मुझे पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, अगर 17,850 अगर निफ्टी सस्टेन होता है, अगर ये लेवल को निफ्टी ब्रेक देता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें उस लेवल पे देखने को मिल सकती है एंड मिनिमम टारगेट जो हमें देखने को मिल सकता है वो 18,260 और उसके ऊपर 18,700 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। एक पॉजिटिव व्यू यहाँ पे हमारा क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है एंड अगर स्टॉक की बात करूं इस लेवल पे तो दोनों जो स्टॉक है हमारे वो पॉजिटिव साइड के ही मैंने चुने हुए हैं। पहला जो स्टॉक है वो बजाज इलेक्ट्रिक का है जो अभी 1094 के अराउंड ट्रेड करता है, वो हमें देखने को मिल रहा है। एसएल जो हमारा होगा 1070 का होगा, 1070 का हमारा एसएल होगा। टारगेट की बात करते हैं तो 1142 का हमारा पहला टारगेट है, वो ब्रेक होते ही 1166 का दूसरा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है, यानी तकरीबन 6.5% तक की भी मोमेंटम हमें आने वाले 3 से 4 दिनों में स्टॉक में देखने को मिल सकती है। नाउ दूसरा जो कॉल है वो है फर्टिलाइजर स्टॉक है, एफएससीटी फैक्ट का है। 354 अराउंड इस स्टॉक में हमें अभी फिलहाल की मोमेंटम देखने को मिल रही है। 340 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करेंगे। टारगेट की बात करें तो इमीडिएट बेस पे 366 का एक रेजिस्टेंस है जो हमें एज अ टारगेट, पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। वो जैसा ही ब्रेक होता है ऊपर में हमें 20 रुपए तक का और भी उछाल देखने को मिल सकता है, यानी कि दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पे 384 का रहेगा, यानी कि तकरीबन 8% का मोमेंटम हमें यहाँ पे स्टॉक में आते हुए देखने को मिल सकता है। तो फैक्ट 340 के एसएल से बाय करने की सलाह यहाँ पे बनती नजर आ रही है मुझे। तो चलिए, यहाँ पर कुणाल के ट्रेडिंग आइडियाज हमने जाने और इसमें फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी शामिल है। हमारे साथ सुदीप शाह भी है। गुड आफ्टरनून सुदीप, वेलकम टू यू। आपसे आपके ट्रेडिंग आइडियाज और साथ ही स्ट्रैटेजी भी समझेंगे, लेकिन इस वक्त समय हो गया है ईटी नाउ स्वदेश के एक्सक्लूसिव खबर का। ग्लैंड फार्मा के स्टॉक को पुल अप करेंगे, 2-2.25% तक की तेजी यहाँ पर नजर आ रही है और एक न्यूज फ्लो है फोसुन फार्मा जिसने ग्लैंड फार्मा में हिस्सा बिक्री का फैसला लिया था। ये फैसला जो है इससे जुड़ी एक खबर आती हुई दिखी है और इसी का असर है, एक राहत है जो कि मिली है, जिसके चलते हमने ग्लैंड फार्मा में 2-2.5% की इस वक्त तेजी देखी है। इस पूरी खबर और ग्लैंड फार्मा ने जो फोसुन फार्मा ने जो ग्लैंड फार्मा में हिस्सा बिक्री के फैसले को वापस लिया है, उससे जुड़ी सारी डिटेल्स अनुराग जोशी ने कंपाइल किए, उनसे समझते हैं, उसके बाद स्टॉक पे रिएक्शन भी जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। अनुराग, आप बताइए। शंघाई फोर्च्यून फार्मास्यूटिकल ग्रुप जो एक चीन का कॉन्ग्लोमरेट है, वह पिछले 6 महीने से ग्लैंड फार्मा जिसमें उसकी 58% भागीदारी है, इस भागीदारी को बेचने की वो कोशिश कर रहा था और कई कंटेंडर्स जो हैं वो आए और उनसे बातचीत, फोर्च्यून फार्मा की बातचीत चल रही थी। अभी हमारे सूत्रों के मुताबिक फोर्च्यून फार्मा ने ये
प्लान वापस ले लिया है और इसका कारण ये है कि जो वैल्यूएशन है उस पे फोर्शन फार्मा और जो कंटेंडर्स जो प्रत्याशी जो लोग आए ये स्टेक को खरीदने के लिए उसमें काफ़ी मतभेद पैदा हुए और इसी वजह से उन्होंने ये प्लान को वापस ले लिया है। अभी अगर हम आपको इस कंपनी के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड दे दें, 2016 में फोर्शन फार्मा ने ग्लैंड फार्मा में 86% भागीदारी खरीदी थी KKR और जो प्रमोटर्स हैं उनसे। उस समय KKR ने अपनी सारी हिस्सेदारी फोर्शन फार्मा को बेच दी थी और उस समय फोर्शन फार्मा ने करीब 1.3 बिलियन डॉलर्स में ये कंपनी में ये भागीदारी खरीदी थी। उसके बाद 2020 में ग्लैंड फार्मा का एक IPO आया जिसके तहत फोर्शन फार्मा का जो कंपनी में जो भागीदारी थी वो 86% से घटकर 58% हो गई है और फोर्शन फार्मा इसी 58% को पिछले कुछ महीनों से बेचने की कोशिश कर रहा था, जो अभी उसने विड्रॉ कर लिया है। एब्सोल्युटली अनुराग, आपका शुक्रिया ये एक्सक्लूसिव खबर हम तक पहुंचाने के लिए। तो क्लियरली फोर्शन फार्मा जो है वो हिस्सा बिक्री का फैसला जो वो ले रहा था वो फैसले को टाला है, जो कि ग्लैंड फार्मा के लिए एक पॉजिटिव साबित होता हुआ दिखा। हालांकि ईटिनाव स्वदेश के सवालों का जवाब मैनेजमेंट ने इस वक्त नहीं दिया, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर इस वक्त हमें मिलती हुई दिखी है। सुदीप, गुड आफ्टरनून। अब आप बताइए आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स और ऑफकोर्स ग्लैंड फार्मा भी, क्योंकि आज हम देख रहे हैं दिन की शुरुआत से जो मजबूती शुरू हुई है वो मजबूती अब तक सेकेंड हाफ में भी कायम रही है स्टॉक में। गुड आफ्टरनून मानसी जी। एब्सोल्युटली हम ग्लैंड फार्मा का अगर चार्ट एक बार देखें तो जो हिसाब से सेटअप है, एक पिछले पूरे 1.5-2 साल से हमने देखा एक कंप्लीट सेल ऑन राइज काउंटर रहा है और लास्ट पिछले बुधवार को भी मेरे ख्याल से हमने यही शो पे डिस्कस किया था जब ग्लैंड फार्मा ने मेरे ख्याल से 10-15% का एक अप मूव दिखाया था। उसके बाद स्टॉक पिछले 5 दिन से एक कंसोलिडेशन रेंज में आ गया 1300 और 1400 के बीच में। तो मुझे लग रहा है जो इसका 100-डे मूविंग एवरेज है जो 1408 है, एक बार 1408 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा तो ये एक फॉलोअप मूव दिखाएगा जो पिछले हफ्ते का एक बड़ा कैंडल था। उसके बाद तो कंडीशनल बाय रहेगा 1410 के ऊपर, 1370 का स्टॉप लॉस और 1550 का टारगेट। मतलब ये एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग अच्छा मूव आएगा यहाँ पे, पर 1410 के ऊपर जो कि पिछले वीक के का जो बड़ा कैंडल है उसके बाद का हाई है। तो मेरे हिसाब से 1410 के ऊपर ही इसमें बाय बनेगा, तब तक ये कंसोलिडेशन रेंज में ही ट्रेड करेगा। और ओवरऑल अगर हम निफ्टी की बात करें तो जो हमने देखा है कि पिछले बीच में 7-8 दिन 9 दिन रिकॉर्ड निफ्टी ने एक 17,800-900 तक का एक जर्नी की थी। उसके बाद 17,600 और 650 के बीच में प्रॉफिट बुकिंग आया था जो कि 200 DMA और 3-4 बार 200 DMA को टच किया था पिछले वीक में और उसके बाद एक ये वापस से हम फॉलोअप मूव देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है जब तक 17,650 जो 200 DMA का एरिया है वो ब्रीच नहीं करता है नीचे के बाजू, तो तब तक मुझे लग रहा है 17,900 और 18,000 का लेवल हम निफ्टी में देख पाएंगे। और बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो वो ज्यादा स्ट्रांग है। अगर हम निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी तो वो ज्यादा स्ट्रांग है। एक रैली, फिर कंसोलिडेशन और कंसोलिडेशन के बाद अब ये ब्रेकआउट। तो जब तक 42,400 बैंक निफ्टी होल्ड करता है तब तक मुझे लग रहा है 43,200 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी पे आ सकता है और इसमें लीडरशिप दिखाएंगे HDFC बैंक और ICICI बैंक। ओके, ICICI बैंक, HDFC बैंक, यानी बैंक्स आपको स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। और बिल्कुल ग्लैंड फार्मा पर आपने जो बात कही वो क्योंकि उनके पिछले 4 महीने से वैल्यूएशन को लेकर महंगी वैल्यूएशन लग रही थी, लगभग 18,000 करोड़ की प्रमोटर्स जो वैल्यूएशन लगाई थी वो ऊपर की तरफ थी, इसीलिए इस डील को मटेरियलाइज भी नहीं हुआ और आपने देखा स्टॉक में मूवमेंट भी थी। लेकिन सुदीप ने हमें बैंक्स पर भी अपना एक व्यू बताया, ऊपर के लेवल्स आपको दिखते हैं और इंडेक्स ऊपर HDFC ICICI बैंक की वजह से जा सकता है। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स भी ले लेते हैं। आज सुबह हम देख रहे थे कि जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज हैं, चाहे वो IFB हो, वोल्टास हो और अब वर्लपूल को भी देखें, यहाँ पर एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का बाउट तो है। इन स्टॉक्स में ट्रिगर भी क्लियर है और ये स्टॉक इस ट्रिगर पर पहले भी चले और ट्रिगर है गर्मी का। क्या सुदीप आप इनमें इस स्पेस में कोई ट्रेड सजेस्ट करना चाहेंगे?
हेवल्स एक मुझे अच्छा लग रहा है। वोल्टास के तो मेरे ख्याल से नतीजे है, तो मैं वोल्टास अवॉइड करना चाहता हूँ, क्योंकि 830 835 के अच्छे सपोर्ट से रिबाउंड तो हुआ है, पर 870 के आसपास जैसे ही आता है तो वहां पे एक सेलिंग प्रेशर आता है। तो अगर मैं हेवल्स, वोल्टास, वर्लपूल, ये सारे काउंटर्स को अगर एक साथ देखूं तो अच्छा सेटअप एक मुझे हेवल्स में दिख रहा है। ऑल्दो ये अभी भी 200 डीएमए के नीचे है, पर पिछले 10-15 दिन से जो प्राइस एक्शन है वो हायर टॉप हायर बॉटम की है। वीकली बेसिस एंड डेली बेसिस दोनों के हिसाब से पैटर्न अच्छा बन रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर बाई करना है ये स्पेस में, तो हेवल्स इज अ गुड बेट 1200 के स्टॉप लॉस से 1250 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो चलिए ये राय आपको मिलती हुई आधे से 1% तक की तेजी और हैवेल्स के चार्ट्स इनफैक्ट सीजनलिटी फैक्टर है जिसके चलते यहाँ पर एक्शन हम देख रहे हैं। इन स्तरों पर भी खरीदारी की जा सकती है। लेकिन चलिए 3 बज गए और अब वक्त है खबर गर्म है सेगमेंट का। चलिए आज गर्मा गर्म खबर परोसने वाले हैं डिम्पी बताइए कौन से शेयर्स हैं आपके पास आज? देखिए मैं एक ऐसा शेयर लेके आया हूँ जिसमें आप सबसे बड़े प्लेयर को भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो है पीरामल एंटरप्राइजेस। और कनेक्ट करने की जो बात बोल रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को बोल रहा हूँ। आपको पता है रिश्तेदारी भी है। अब हमारे पास खबर यह है कि शायद पीरामल एंटरप्राइजेस की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं। ये मैंने बहुत अपने ब्रोकर से पूछा कि आप हमको अनाउंसमेंट्स का हिंट कर सकते हो क्या, कि क्या इन्वेस्टमेंट्स क्या अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं। उन्होंने कहा मैं इतना तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भी काफ़ी बड़ा योगदान होगा। तो इसलिए हमने खबर ही आपके सामने यही रखी है। सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है, डिस्क्लोजर के साथ बोल रहे हैं। आप अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के अच्छे से बताइएगा, समझने के बाद ही आप इसमें लीजिएगा। बट पीरामल एंटरप्राइजेस के अंदर ब्रोकर्स अपने क्लाइंट्स को, खासकर जो इनके पक्के क्लाइंट्स होते हैं, टिपिकली HNI क्लाइंट्स, उसके अंदर कुछ पोजीशंस दिलवाना शुरू हो रहे हैं कि पीरामल एंटरप्राइजेस जब वो अनाउंसमेंट करेगा तब इसका बेनिफिट इनको मिल सकता है। और खबर शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई भी हो, यानी कि ऐसी खबर होगी जिसमें रिलायंस का भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली योगदान हो सकता है। ये खबर मेरे पास है। और दूसरी खबर है अशोक लीलैंड को लेकर। आपको मालूम है कि ऑटो सेल्स के नंबर भी आने हैं और क्वार्टरली नंबर्स भी चल रहे हैं। अभी मारुति का आपने देख लिया। कुछ फंड बाइंग ये कंज्यूमर वाली कंपनी, पैसेंजर वाली कंपनी से निकल के कमर्शियल व्हीकल वाली कंपनीज में जा रहा है। और ये फंड्स 137-138 रुपए के आसपास से शुरू हुआ है पीरामल आपकी अशोक लीलैंड के अंदर। तो दूसरी खबर जो है अशोक लीलैंड के अंदर फंड बाइंग की है जो 137 से 138 के आसपास की है। अगर आप कोई आदमी चेक करना चाहे कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें भी चेक करना पड़ता है, तो हमने इसकी वॉल्यूम शीट्स निकाली है और हमने देखा है कि यहाँ 137-136 के आसपास एक ह्यूज वॉल्यूम तो आया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो खबर हम आपके सामने ले गए हैं कि अगर आपको ऑटो में ट्रस्ट करना है तो आप जरा अशोक लीलैंड को गौर से देखिएगा, अगर पैसेंजर व्हीकल्स को छोड़ के आपको कहीं जाना है तो। 2 अहम खबरें हैं, फर्स्ट पीरामल एंटरप्राइजेस की, दूसरी अशोक लीलैंड की। डिम्पी शुक्रिया। 135 से 137 के लेवल्स पर अशोक लेलैंड में मजबूत खरीदारी शुरू हुई और यह खरीदारी जो है लगातार कायम है। ऑटो सेक्टर में अगर कहीं टॉप पिक की आप चीज खोज रहे हैं या फिर टॉप पिक को ढूंढ रहे हैं तो अशोक लेलैंड के स्टॉक को जरूर नजर में रखें, क्योंकि यहाँ पर आज सुबह से बाइंग हमने देखी है और ये ऑब्जर्वेशन सही भी है। 135-137 लेवल्स के आसपास ये बाइंग जो है वो शुरू होती हुई दिखी है। तो निचले स्तरों से खरीदारी का मौका और ये खरीदारी बढ़ती हुई। पीरामल एंटरप्राइजेस में भी कुछ खबरें, कुछ घोषणाएं होने की आशंका है और इसी उम्मीद के चलते स्टॉक में एक मूवमेंट आ सकता है। कुणाल आप बताइए, पीरामल एंटरप्राइजेस और अशोक लेलैंड खबरों के दम पर, सूत्रों के हवाले से हमारे पास कुछ डिटेल्स आई हैं, लेकिन टेक्निकली चार्ट्स दोनों के कैसे लग रहे हैं? मानसी सबसे पहले PEL की बात कर लेते हैं। 717 के अराउंड अभी स्टॉक ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है एंड बॉटम से भी काफी अच्छी स्टॉक ने बाउंस बैक दिखाया है। तो जो व्यू बनेगा फिलहाल वो बाय करके चलने का बनेगा। 717 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लोअर लेवल पे 690 का हमारे यहाँ पे एसएल होना चाहिए, 690 का एसएल होना चाहिए। 717 के पास हम यहाँ पे बाय करके चलेंगे एंड टारगेट की बात करेंगे तो इमीडिएट बेसिस पे 737 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है। नाउ अगर 737 का अगर लेवल स्टॉक ब्रेक होता है उसके बाद एक मैजिक स्टॉक में हो सकता है जिसके बेस पे स्टॉक हमें
फाइनल टारगेट जो है वो दिखा सकता है 798 का, यानी 800 तक की भी मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है, यानी कि तकरीबन 11 से 12% की मोमेंटम। सो 690 के एसएल से सबसे पहले पीएल बाय करके चलना चाहिए। नाउ अशोक लेलैंड की बात कर लेते हैं, जिस हिसाब से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, जो मोमेंटम अभी हमें स्टॉक में देखने को मिल रही है। नाउ प्रेजेंट लेवल पे स्टॉक 140 के अराउंड ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, एंड जिस हिसाब से वॉल्यूम क्रिएट हुआ है आज के दिन में, जो व्यू बन रहा है वो बाय करके चलने का बन रहा है। 141 के अराउंड स्टॉक हम बाय करेंगे। लोअर लेवल पे जो एसएल है वो रिसेंट का जो लो है 133 का, वही हम मेंटेन करने वाले हैं। सो 133 का हमारा एसएल रहने वाला है, 141 के अराउंड हम बाय करने वाले हैं। इमीडिएट बेसिस पे 147 का हमारा एसएल टारगेट रहेगा, जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। और 147 जैसे ही ब्रेक करेगा स्टॉक, वैसे ही ऊपर में हमें तकरीबन 157 से लेके 165 तक के अल्टीमेट टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 11 से लेके 16% तक की भी मोमेंटम हमें स्टॉक दिखा सकता है। तो 133 के एसएल के साथ आप अशोक लेलैंड बाय करके चलिए। ओके, 11 से 13% तक की मूव आप ऊपर की देखते हैं अशोक लेलैंड पे। और डिम्पी जो लगातार ये सेगमेंट में खबरें लाते हैं, शरद लाते हैं, काफ़ी उनकी सक्सेस रेशो होती है, तो इन स्टॉक्स पर ध्यान ज़रूर रखिएगा। लेकिन इस बीच जो बड़े नंबर्स बाकी हैं इस हफ्ते में, उसमें से एचयूएल के भी कल नंबर्स आने हैं। विनी से एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि नेस्ले के नंबर्स और ये सारी एफएमसीजी कंपनीज के लिए बड़ा कैविएट है कि उनकी वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेंशन कितनी है। नेस्ले में तो हमने देखी, एचयूएल के लिए वॉल्यूम कितनी एक्सपैंड हो सकती है। दूसरे जो कैविएट्स हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस नीचे आया है, मिल्क प्राइसेस के कुछ जगहों पर बड़े भी हैं मिल्क प्राइसेस के चलते, उन कैटेगरीज में कैसे नंबर्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। और इसी क्वार्टर में एक कैविएट था उनकी रॉयल्टी इंक्रीज होने का भी। ये सारी चीज़ों पर एक बार एक्सपेक्टेशन क्या है, विनी से समझते हैं। विनी, तो एचयूएल अपने नंबर्स रिपोर्ट करने वाला है, वहाँ पे देखेंगे तो हम लोग 14% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसकी आई में, और प्रॉफिट्स में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं 12% की, वाइल मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है, इबिटा मार्जिन्स की मैं बात कर रही हूँ, वो अराउंड 14% पे एक्सपेक्टेड है, जो मेनली फ्लैट रहेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। भूलिए मत, ये क्वार्टर से जो एडिशनल रॉयल्टी पेमेंट चार्जेस थी वो भी अभी इम्प्लीमेंट होने लगी है, तो 2 मंथ का ये फैक्टर इन करके जाएगा। जो 2 मंथ की रॉयल्टी फीस होगी फरवरी मंथ से स्टार्ट हुई थी, बिगिनिंग ऑफ फरवरी से, सो वो भी एक फैक्टर इन हो जाएगा मार्जिन्स में, और उसकी वजह से मार्जिन्स भी फ्लैटिश रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ इंपॉर्टेंट नंबर है, वहाँ पे 5% की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ये टाइम अराउंड। और उसके अलावा कंपनी भूलिए मत प्राइस कट्स भी ले चुके हैं, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस डिक्रीज हो रही थी, तो लास्ट 6 महीने में जो डिक्रीज हुई है कमोडिटी प्राइसेस की, वो बेनिफिट उन्होंने पास किया है सोप्स और डिटर्जेंट्स में, तो उसकी वजह से एक इंपॉर्टेंट नोट है कि प्राइस कट्स भी ली हुई है कंपनी ने थोड़े सेगमेंट्स में। फूड एंड रिफ्रेशमेंट सेगमेंट, वहाँ पे एक्सपेक्टेड है मॉडरेट ग्रोथ, क्योंकि मिल्क प्राइसेस बढ़ चुके हैं। और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हम वॉच आउट करेंगे वो है डिमांड ट्रेंड्स की क्या बात है, रूरल ग्रोथ, अर्बन ग्रोथ, वहाँ पे क्या कमेंट्री आ रही है, न्यूट्रिशन बिजनेस और कॉम्पिटिटिवनेस की क्या लैंडस्केप है, वहाँ पे ट्रैक्शन क्या है। उसके अलावा जो अपडेट है उनकी रीसेंट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ओजीवा वेलबींग न्यूट्रिशन में, वो क्या है, कैसे कर रही है परफॉर्मेंस वहाँ पे, और आउटलुक क्या है डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन और आउट ऑफ होम कंजम्पशन पे। ठीक है विनी, बहुत सारे मैटर है जिन पर नजर रहनी है, डिमांड हो, मार्जिन पर क्या आउटलुक है। अब एक बार स्टॉक प्राइस पे टेक्निकल मूव क्या होनी चाहिए ये भी समझ लेते हैं। कुणाल बताएं एचयूएल के चार्ट्स पे, क्योंकि एफएमसीजी सारे स्टॉक्स अच्छे रहे हैं, अच्छे चले हैं। नेस्ले ने भी मूव पहले दिखाई, नंबर्स वहाँ अच्छे थे, ब्रिटानिया में मूव है। एचयूएल हालांकि बहुत स्टैगर वे में चल रहा है, लेकिन चल जरूर रहा है। आप इस वक्त एचयूएल में कैसी पोजिशनिंग देख रहे हैं रिजल्ट से पहले? वेल ये स्टॉक की अगर मोमेंटम की बात करें पिछले 3-4 दिन की, तो लगातार स्टॉक का ऊपर में 2510 और नीचे 2480 के लेवल में ही ट्रेड कर रहा है। तो कोई खास पर्टिकुलर मोमेंटम डायरेक्शन अभी स्टॉक में दिखने को नहीं मिल रही है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर हम आली चार्ट की बात करते हैं तो एग्जैक्टली आज का जो हाई बना है उसी हाई के पास 50 MA का रेजिस्टेंस स्टॉक ने फेस किया है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कर सकता हूं मैं कि अगर स्टॉक ऊपर में 2510 के ऊपर सस्टेन होता है तो ऊपर में 2580 2580 तक की मोमेंटम स्टॉक मिनिमम हमें दिखा सकता है। तो व्यू फिलहाल साइडवेज का ही रहेगा। 2510 के लेवल को ध्यान में रखना है, जैसे ही 2510 का लेवल क्रॉस करेगा स्टॉक एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें एक्चुअल में देखने को मिल सकती है। एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मार्केट इस समय वापस 17,800 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। ये मार्केट के लिए सेकंड टाइम है जो 17,800 के ऊपर आके ट्रेड करने लगा है। 17,850 मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया है। ये बहुत ही क्रूशल हाथ बदला वाली रेंज है।
यहाँ पे अगर फिर से चला बाज़ार तो आप यकीन मानिएगा कि आप 18,000 से पहले रुकेंगे ही नहीं, 18,100 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि एक फ्रेश राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग और आएगी जो इस रेंज के अंदर, जो इस कंसोलिडेशन रेंज के अंदर नए शॉर्ट्स आए हैं उनको काटेगी। अगर ये हाथ बदला रेंज फिर से फ्लॉप हुई है तो डबल टॉप भी बन जाएगा, और डबल टॉप खतरनाक होता है, उसके बाद बाज़ार गिरता भी है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे अभी हम खड़े हैं। आज के हम क्लोजिंग देने जा रहे हैं, और ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि कल डेरिवेटिव एक्सपायरी भी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने के वाले काम है। और आपको मैं बैंक निफ्टी के बारे में बता देता हूँ, एक पॉइंट है और इस पर हमको और ज़रा अच्छे से बता पाएंगे कुणाल, अगर हमसे कहीं गलती हो तो हमको ज़रा करेक्ट भी कीजिएगा। हाँ, 42,850 बहुत इंपॉर्टेंट है। कल था 42,865 का हाई, अगर ये आज पार होता है तो बैंक निफ्टी के अंदर एक फ्रेश राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग और आएगी जो कि इसको 43,000 प्लस भी ली जाएगी, नहीं तो इसका भी डबल टॉप नहीं बनेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये भी 300, 400, 500 पॉइंट तक हल्का हो जाए। कुणाल, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? अगर हमने कुछ गलत बोला तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। अनम्यूट कीजिए अपने आप को कुणाल जी, तभी तो आवाज आएगी आपकी। वेल डिम्पी जी, आपने जो कहा सही कहा। नाउ मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा। नाउ एडिशन में दो चीजें हैं। पहला, बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली 50 MA का सपोर्ट लेके ट्रेड कर रही है। अगर मैं 21 अप्रैल के ट्रेडिंग की बात करूं तो जो लो बना है वो लो एग्जैक्टली 50 MA के पास बना था, एंड वहीं से हमें फॉलोइंग डेज में एक अच्छा खासा गैप ओपनिंग भी देखने को मिला है। दूसरी बात यह है कि लगातार बैंक निफ्टी आर्ली चार्ट पे हायर टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। इसका मतलब यह है कि जो हाई कल बना है वो हाई भी बैंक निफ्टी ब्रेक कर सकती है। ओके, एंड अगर मैं डेली चार्ट की बात करूं तो बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी एक डाउनवर्ड फॉलिंग चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमें दे चुका है। तो ओवरऑल ये सिनारियो को अगर कहीं ना कहीं अगर डिम्पी जी मैं अगर क्लब करता हूं तो मुझे एक अच्छी खासी मोमेंटम बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। प्लस अगर मैं वीकली चार्ट की भी बात करूं तो एक फ्लैट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी हमें वहां पे देखने को मिला है। सो कहीं ना कहीं हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि जो हाई बैंक निफ्टी ने बनाया था 44,150, 44,151.80 जिसका ऑल टाइम हाई है, वो भी बैंक निफ्टी ब्रेक कर सकती है आने वाले दिनों में। तो जो व्यू बन रहा है डिम्पी जी वो पॉजिटिव साइड का ही है, बुलिश साइड का ही है। ठीक है, बुलिश साइड का व्यू बनता आपको दिख रहा है। खैर इस बीच काफ़ी सारी खबरें ऐसी हैं जो सोर्स बेस्ड हम लेके आपके लिए लेके आती हैं, और एक अब मेडिकल डिवाइसेस पर एक बड़ी खबर देने के लिए मेरे सहयोगी प्रकाश जुड़ चुके हैं। प्रकाश, आपको पता दिल्ली से है, सरकारी मंत्रालयों से काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं, तो खबर ऐसी होगी जो काफ़ी ज़ोरदार होगी। प्रकाश, जरा खबर बताएं, क्या खबर है आपके पास मेडिकल डिवाइसेस को लेकर? देखिए, आज कैबिनेट की अहम बैठक है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी को मंजूरी दे सकती है। इसके ज़रिए सरकार की योजना ये है कि आने वाले दिनों में भारत मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में ग्लोबल हब बने, और योजना ये तैयार की गई है कि तमाम तरह के इंसेंटिव्स जो है वो इंडस्ट्री को दी जाएगी जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं, अगर आप मेडिकल डिवाइसेस की बात करें। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा दी जाएगी। PLI के तर्ज पर इंसेंटिव्स प्लान की घोषणा की जा सकती है ताकि इंडस्ट्री जो है यूनिट लगाने के लिए आगे आए। इसके अलावा कैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए, जो वेंचर कैपिटल फंडिंग है उसमें कैसे तेज़ी लाई जाए, ये तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर आज कैबिनेट जो है अपनी मुहर लगा सकती है। इसके अलावा 2047 तक का जो विज़न है वो तैयार किया गया है, जिसका मकसद ये है कि 2047 तक भारत जो है मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल हो जाए। साथ ही साथ अगर आप ओवरऑल मार्केट की बात करें, ग्लोबल मार्केट शेयर की बात करें, तो भारत की जो भूमिका है, जो हिस्सेदारी है, उसको 10 से 12% करने की योजना तैयार की गई है। मकसद ये है कि मेडिकल डिवाइस के मामले में जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म की जाए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जाए और भारत इस मामले में आत्मनिर्भर बने। ये बैठक पहले 11:30 बजे होनी थी, लेकिन अब सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसको रीशेड्यूल कर दिया गया है और अब कैबिनेट और CCA की बैठक जो है 5 बजे होगी, और ये उम्मीद की जा रही है कि आज इस बैठक में कैबिनेट जो है नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी को अपनी मंजूरी दे देगी। जी
का शुक्रिया। भारत देश में ऐसे कई सारे स्पेसेस, कई सारे सेगमेंट्स हैं जहां पर डेवलपमेंट नहीं हुई थी, और इस वक्त अगर आप देखें भारत की ग्रोथ स्टोरी में उन सारे सेगमेंट्स को भी ढूंढा जा रहा है, उनके डेवलपमेंट की भी बात हो रही है। एक ऐसा ही डेवलपमेंट मेडिकल डिवाइसेस पर भी, क्योंकि मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग को और ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश है, और इसी कोशिश के तहत हम देख रहे हैं कि हो सकता है जो कैबिनेट की बैठक है उसमें मेडिकल डिवाइस, नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी पर मोहर लगती हुई दिख सकती है। इस पर नजर हमारी रहेगी, और इससे लिस्टेड मेडिकल डिवाइस प्लेयर्स पर काफी हद तक एक पॉजिटिव आउटलुक आता हुआ दिख सकता है। लेकिन इसके अलावा भी जहां भारत की ग्रोथ स्टोरी की हम बात कर रहे हैं, भारत का ही एक राज्य गुजरात से जुड़ी कंपनियां एक बार लेकर आते हैं, और एक खबर आई है जिसके चलते आज सुबह से ही 7 कंपनियां यहां पर अच्छी खासी मजबूती दिखा रही है। आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। दरअसल सरकार ने लिस्टेड पीएसयूज के डिविडेंड और बोनस के लिए एक पॉलिसी जारी की, और ये बोनस के लिए जो पॉलिसी जारी की गई है ये गुजरात से जुड़ी कंपनियों के लिए काफी पॉजिटिव साबित होगी। 7 पीएसयू कंपनियां हैं जिनके नाम जीएनएफसी, जीएसएफसी, जीएमडीसी, गुजरात गैस, ये सारे के सारे स्टॉक में अच्छे मूव्स नजर आ रहे हैं। सुदीप, आज सुबह से अच्छी एक्शन, अच्छी तेजी, और आपके सर्कल में भी बातचीत तो हो ही रही होगी, इन स्टॉक्स पर आपकी राय क्या है? मानसी जी, ये एक सडन मूव था जो कल शाम को ही ये जो सर्कुलर आया ये गुजरात गवर्नमेंट का, उसके बाद भी आज हम देख रहे थे कि सुबह सुबह काफी कंपनी जैसे जीएमडीसी जिसका आपने जिक्र किया, तो ये गैप अप ओपन होने के बाद 143, 144 ये सुबह 6-7% ऊपर थी, बट ग्रेजुअली ड्यूरिंग द डे हम अगर ये देखते हैं तो स्टॉक ने क्या किया है, बिल्डअप किया अपने अर्ली मॉर्निंग गेन्स पे, एंड पिछले पूरे ऑलमोस्ट 6 महीने का जो अंडर परफॉर्मेंस था स्टॉक ने आज एक दिन में वो अंडर परफॉर्मेंस को खत्म कर दिया है, और 200 डीएमए के ऊपर फिर से बहुत ज्यादा अबव एवरेज वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक क्लोज दे रहा है अभी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ये और इसमें बाइंग पॉसिबल है अगले कुछ दिनों में, और 150 जब तक ये स्टॉक होल्ड करता है जीएमडीसी, तब तक ये 175, 180 का कैंडिडेट है अगले 2-3 सत्रों में। ठीक है, बिल्कुल। तो अभी तो ये सारी कैश रिच कंपनीज हैं, लेकिन एक व्यू ये भी ब्रोकर कम्युनिटी का, एनालिस्ट का कम्युनिटी का है कि व्हाट इफ दे वांट टू यूज दिस मनी फॉर देयर फ्यूचर एक्सपेंशन। ये सारे पैसे जो बाजार जो अपने कैपेक्स पर लगा सकते थे वो अब डिविडेंड के तौर पर, बोनस शेयर के तौर पर जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल स्टॉक्स में मूव है, और इनमें जिन्होंने ट्रेड किया होगा, होल्ड करके रखा है नीचे से, उनके लिए अच्छी खबर है। लेकिन बीटीएससी ट्रेड्स भी ले लेते हैं, 3.25 हो गए। कुणाल बताएं, क्या बीटीएससी ट्रेड्स होने चाहिए? लॉन्ग के ट्रेड्स होंगे? कहाँ तेजी दिखती है? बैंक से जुड़े हुए स्टॉक्स लेंगे, या फिर आज तो स्मॉल कैप इंडेक्स भी काफी ऊपर है, इनफैक्ट 100 डीएमए के ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी एक बड़ी तेजी है, क्या वहां से सेलेक्ट स्टॉक करेंगे? वेल, आपने बहुत ही सही कहा है। एक स्टॉक है जिसके ऊपर मेरी नजर है, लक्स इंडस्ट्रीज करके स्टॉक का नाम है, जो अभी 1360 के पास ट्रेड कर रहा था। एक्चुअली मैं सोच रहा था ये इसको एक कॉल देने के लिए 1360 के पास लक्स इंडस्ट्रीज बाय करके चलना चाहिए। जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम आ रही है, मुझे लग रहा है कि कल के दिन में काफी अच्छी मोमेंटम ये स्टॉक दे सकता है। 1335 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करेंगे। परफेक्ट एसएल पूरा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव बन रहा है, 1.7% का एसएल यहाँ पे आएगा, तो 1335 का एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे। नाउ टारगेट की बात करेंगे तो 1410 का पहला टारगेट होगा, एंड लाइकली चांसेस है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में ये टारगेट हमें अचीव होते हुए देखने को मिले, एंड वो जैसे ही ब्रेक करता है 1435, 1435 यानी कि तकरीबन 5.5% तक की भी मोमेंटम हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। तो 1335 के एसएल के साथ लक्स इंडस्ट्रीज बाय करके चलना चाहिए। एक और पॉइंट है जिसपे हालांकि मैं मार्केट की इस तेज़ी के साथ ज़रूर हूँ मैं, लेकिन इस तेज़ी को थोड़ा चेक एंड बैलेंस के साथ चलना चाहता हूँ। इसलिए मेरे पास एक सिप्ला का शेयर मैंने निकाला है। जो ज़्यादा एग्रेसिव लोग हैं वो रखें। लक्स इंडस्ट्रीज़ का शानदार मूव है विद द वॉल्यूम जो भी बता रहे हैं आपको कुणाल। सुदीप, एक शेयर आप चेक करेंगे सिप्ला को। सिप्ला मेरे पास थोड़ा डिफेंसिव और एग्रेसिव दोनों का काम कर रहा है, और आज की क्लोजिंग मेरे को थोड़ी अच्छी लग रही है। इसको डाला जा सकता है सर? मैं हेज के लिए भी रख सकता हूँ, मैं बीटीएसटी के लिए भी कर सकता हूँ। डिम्पी जी, सिप्ला अगर हम देखें तो ओवरऑल फार्मा स्टॉक्स जो हिसाब से बढ़े हैं, तो सिप्ला का बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं देखा गया है। एक खाली बीच में स्टॉक 880 से लेकर 910, 920 तक बढ़ा था, बट फिर भी पिछले 7-8 सत्रों से अगर हम देखें तो 890 और 920
920 के एक ट्रेडिंग रेंज में 8-17 से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये स्टॉक 920 922 के ऊपर नहीं जाएगा, मेरे राय से इसमें तब तक बाई नहीं करना चाहिए। 920 जो कि इसका 50 डीए में है, इसके ऊपर स्टॉक एक बार निकल जाए फिर 955 965 के टारगेट्स के लिए बाई कर सकते हैं और 890 का स्टॉप लॉस। तो 920 के ऊपर ही मेरे हिसाब से इसमें बाई बनता है सिप्ला में। चलिए, सिप्ला में ये लेवल्स आपको सुझाए गए हैं, लेवल्स को वॉच लिस्ट में जरूर रखें और उसके बाद ही कोई पोजीशन लेने की यहाँ पर चेष्टा करें। ये राय आपको मिलती हुई। सेक्टर स्पेसिफिक अगर बाजार की चाल को समझेंगे कुणाल, वैसे ऑटो, पीएसयू बैंक, आईटी, मीडिया में कुछ हद तक हम एक्शन देख रहे हैं, लेकिन सबसे आगे है रियल एस्टेट सेक्टर। कुछ दिनों पहले ही हमने देखा था 3 महीने के उच्चतम स्तर पर रियल एस्टेट सेक्टर था। ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि बाजार अगर चल रहा है तब भी पॉजिटिव रहता है और बाजार में जब वॉलेटिलिटी है तब भी इन सेक्टर्स के चुनिंदा स्टॉक अच्छा एक्शन दिखाते हैं। 436 अंकों की यहाँ पर हम इनफैक्ट देख रहे हैं 1.5 से 2% तक की मजबूती निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के स्टॉक को देखें 5% की तेजी और इसी लिस्ट में प्रेस्टीज, ओबरॉय रियल्टी, डीएलएफ, लोढ़ा सारे स्टॉक्स हैं। यहाँ पर कोई ट्रेड्स बन रहे हैं या फिर जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, क्या प्रॉफिट बुकिंग का फेज लग रहा है? जितने भी स्टॉक की बात आपने की और जो स्टॉक में अभी काफी अच्छी मोमेंटम मुझे देखने को मिल रही है, मैं बोलूंगा कि जो पोजीशन है उसको होल्ड करके चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप मैं आईबीरियल की बात करूँ, डीबी रियल्टी की बात करूँ, डीएलएफ की बात करूँ, गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी मोमेंटम हमें आने वाले दिनों में और ये स्टॉक में देखने को मिल सकती है। एंड अगर इस लेवल पे अगर मैं कोई स्टॉक अगर सजेस्ट करूंगा जिसमें मुझे अच्छी खासी मोमेंटम दिख रही है तो वो है गोदरेज प्रॉप। हमने पहले भी गोदरेज प्रॉप का रिकमेंडेशन दिया था और उसके बाद एक अच्छी खासी मोमेंटम भी हमें स्टॉक में देखने को मिली थी। एंड अगेन मैं गोदरेज प्रॉप का रिकमेंडेशन दूंगा। 1295 के अराउंड स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। नाउ यहाँ पे कंसर्न ये रहेगा कि वॉलेटिलिटी रिसेंट डेज में हमें काफी अच्छी स्टॉक में देखने को मिल गई है। सो वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो उसके बेस पे रिस्क जो है वो भी थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके लिहाज से जो एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे गोदरेज प्रॉपर्टी में वो है 1250 का। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टी फिलहाल 1295 के अराउंड ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। 1295 के अराउंड का हम यहाँ पे बाइंग करके चलेंगे। 1250 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे, यानी कि 3.5% का हम यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा। टारगेट की बात करेंगे तो इमीडिएट बेस पे 1330 पहला टारगेट है हमारा। जैसे ही 1330 ब्रेक होता है अल्टीमेट टारगेट हमें 1390 का भी देखने को मिल सकता है, यानी कि तकरीबन 7.5% तक की भी मोमेंटम हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी प्रेजेंट लेवल से बाय करके चलो विद द एसएल ऑफ 1250। गोदरेज प्रॉपर्टी पे आप ऊपर के लेवल्स देखते हैं और अब रियल एस्टेट स्टॉक्स कुछ समय से चल भी रहे हैं। हालांकि इनके लिए बड़ा चैलेंज पीछे रहा है, सारे स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करते रहे हैं। लेकिन अब जब से पॉज में हाई आरबीआई के इंटरेस्ट में एक पॉज देखने को मिला है, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो अब पीक आउट होते हुए शायद एक कम्युनिटी देखती है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि रियल एस्टेट स्टॉक्स में फिर से अब एक मूव शुरू हुई है। लेकिन आईटी के नंबर्स, टेक्नोलॉजी के नंबर्स, आप इन्फोसिस को छोड़ दें तो और किसी के नंबर्स इतने बुरे नहीं आए हैं। कल 3 बड़े नंबर्स आईटी कंपनी के आने हैं। जो 3 बाकी बची आपकी कंपनीज है, 2 तो निफ्टी कंपनीज है, उसमें विप्रो, टेक महिंद्रा, इनके नंबर्स आने हैं और इनफैक्ट एलटीआई, माइंडट्री के भी नंबर्स आने हैं। अनीशा ने एक प्रीव्यू तैयार किया है, क्विकली समझ लेते हैं, फिर एक पॉसिबल ट्रेड है या नहीं वो डिस्कस करेंगे। जी हाँ, बहुत सारे आईटी कंपनीज के नंबर आने बाकी हैं। एम्फेसिस, कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, विप्रो, एलटीआई, माइंडट्री, काफ़ी नंबर्स ट्रैक करने पड़ेंगे। बट मुझे सबसे पहले टेक महिंद्रा से स्टार्ट करती हूँ कि क्या एक्सपेक्टेशंस है। ओवरऑल हमने देखा है बाकी आईटी कंपनियों का टेलीकॉम का अर्निंग वीक रहा है, इसके चलते यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टेक महिंद्रा की अर्निंग्स थोड़ी वीक आएंगी। जो डॉलर रेवेन्यू है वो एक्सपेक्टेड है $1670 मिलियन, जो कि प्रेटी मच फ्लैट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। रुपी रेवेन्यू भी 13,810 पे ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कॉन्स्टेंट करेंसी का डिक्लाइन हो सकता है, 0.5% से 0.7% का डिक्लाइन आ सकता है सीक्वेंशियल बेसिस पे कॉन्स्टेंट करेंसी अर्निंग्स का। मार्जिन फ्लैट रहेंगे क्योंकि टॉप लाइन ग्रोथ बहुत ही टेपिड रहा है, इसलिए मार्जिन 12% अराउंड आएंगे। एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी डिक्लाइन दिखाएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, क्योंकि हाईटेक जो वर्टिकल है वहाँ पे थोड़ी वीकनेस है। जो डील विन है टेक महिंद्रा का वो भी थोड़ा कम हो सकता है। लास्ट 3-4 क्वार्टर में हमने देखा था $700 मिलियन तक का डील विन आ रहा था, अब $500 से $700 मिलियन के बीच में आ सकता है। बट आगे चल के जो नए सीईओ हैं उनकी कमेंट्री और FY24 गाइडेंस इंपॉर्टेंट रहेगा। सिमिलरली विप्रो से भी एक्सपेक्टेशन काफ़ी म्यूटेड है।
इनफैक्ट उनका जो Q4 गाइडेंस था उसके चलते ऐसा लग रहा है कि -0.6% से लेके +1% का ग्रोथ आ सकता है कांस्टेंट करेंसी में। स्ट्रीट मान के चल रहा है कि -0.3 या -0.5 तक का कांस्टेंट करेंसी नंबर देखने को मिलेगा। IT डॉलर रेवेन्यू इज सीन अराउंड $2,820 मिलियन और मार्जिन जो है फ्लैट रहेगा अराउंड 16.3%। प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखेगा टैक्स रेट के चेंजेस के चलते। सो 3,120 करोड़ का एक्सपेक्टेशन है प्रॉफिटेबिलिटी का। बट आगे जाके Q1 गाइडेंस इंपॉर्टेंट रहेगा विप्रो का। स्ट्रीट का कंसेंसस है कि -1 से +1% तक का ग्रोथ का बात कर सकते हैं वो Q1 में। एंड फुल ईयर का गाइडेंस अगर वो देते हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट विप्रो के लिए बायबैक न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्म किया है एक्सचेंजेस को कि वो बायबैक भी कंसिडर करेंगे। एंड नंबर अराउंड 10,500 करोड़ से लेके 11,500 तक का स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है। एंड लास्टली LTI माइंट्री के बारे में भी क्विकली बता देती हूँ। लास्ट ईयर क्वार्टर में उनका मार्जिन बहुत ही ख़राब आया था बिकॉज ऑफ वन टाइम इंटीग्रेशन कॉस्ट। बट इस टाइम अराउंड हम लोग इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मार्जिन में भी 16% के आसपास आएगा। एंड जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है वो 1.6% से लेके 2.5% आ सकता है। तो LTI माइंट्री से एक्सपेक्टेशन थोड़ी बेहतर है बट विप्रो और टेक महिंद्रा शायद म्यूटेड अर्निंग्स देगा। तो ये तो प्रीव्यू रहा, लेकिन ट्रेड है या नहीं बहुत जल्दी समझते हैं। संदीप बताएं, ट्रेड दिखता है कहीं? नहीं, मुझे लग रहा है कि मिड कैप IT अगर हम ये देखें LTI माइंट्री या फिर एम्फेसिस, ये सब में एक ओवरऑल एक सेलिंग प्रेशर ऊपरी स्तरों से है। और अगर मिड कैप में अगर हमें कहीं पे एक पोजीशन बनानी है IT स्पेस पे तो मेरे हिसाब से परसिस्टेंट एक बहुत अच्छा चार्ट है। परसिस्टेंट के नतीजे भी हाल ही में आए हैं और वो मतलब बेटर देन एक्सपेक्टेड थे। तो मुझे मेरे हिसाब से जो हिसाब से परसिस्टेंट का चार्ट है वो कंपेयर टू ऑल अदर मिड कैप्स बढ़िया है। और 4350 के स्टॉप लॉस से अगर किसी को मिड कैप IT में ही बाई करना है तो 4350 के स्टॉप लॉस से 4600 का टारगेट मुझे लग रहा है परसिस्टेंट सिस्टम्स में आ सकता है। ज़्यादा समय नहीं है मार्केट के बंद होने का, इसलिए आप जो भी सौदे लेके बैठे हैं सिर्फ उसको चेक एंड बैलेंस कीजिए बस। अब नए सौदे लेने का समय नहीं है। ये लास्ट के 2-4 मिनट सिर्फ चेक एंड करना चाहिए कि हाँ कहाँ पे क्या पोजीशनिंग बनती हुई दिख रही है। 1-2 शेयर और ज़रा देख लेते हैं और उसके बारे में सिर्फ पता कर लेते हैं। ये OFSS नाम की कंपनी है, ओरेकल फाइनेंस इसको टिपिकली बोलते हैं। ये एक्सपायरी के आसपास एक्टिव होता है, 3-4 दिन पहले एक्सपायरी के 4-5 दिन तक एक्टिव रहता है। इसलिए ज़रा इसको कुणाल जी आप इस जरा शेयर को चेक कीजिए। मेरे को आपसे ट्रेड नहीं चाहिए, बस मेरे को आपसे ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि जिस तरफ ये बढ़ रहा है ये और चलेगा क्या? वेल डिम्पी जी, यस ट्रेड तो नहीं दूंगा क्योंकि रिस्क रेट इतना फेवरेबल नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये स्टॉक में आने वाले दिनों में और भी अच्छी मोमेंटम आ सकती है। एंड ये स्टॉक के ऊपर हमने पहले भी व्यू दिया था जब ये 3290 के अराउंड ट्रेड कर रहा था। अगर मैं ऊपर के लेवल की बात करूं डिम्पी जी, तो अगर ये 3410 3420 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो यहाँ से स्टॉक मिनिमम 3750 तक की भी मोमेंटम हमें दिखा सकता है। तो ये काफी अच्छे लेवल, काफी अच्छे रिटर्न हमें इस स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। सुदीप वेरी क्विकली, ABB चल रहा है, सीमेंट्स में भी मूव आई है। कैपिटल गुड्स के कोई और बिगीज हैं जिसमें आपको लगता है मूव दिख सकती है? प्रियंका जी, ABB, सीमेंट्स और अगर बॉटम फिशिंग करना है एक बड़े फॉल के बाद तो मुझे लग रहा है क्यूमेंस में कर सकते हैं। ये पूरा सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है। ABB, सीमेंट्स, लार्सन, क्यूमेंस। तो क्यूमेंस भी एक BTST या फिर एक शॉर्ट टर्म पोजिशनल बाई करके जा सकते हैं। हालांकि पूरे सेक्टर में सारे स्टॉक्स अच्छे, तो इसमें से कोई पिक एंड चूज करने जैसा नहीं, सारे इक्वली अच्छे हैं। बिल्कुल। इस बीच कुछ और स्टॉक्स, पावर ग्रिड में भी अच्छा लॉन्ग बिल्टअप तो जाते हम देख रहे हैं। क्या पावर ग्रिड में आप एक BTST ट्रेड लेंगे कुणाल? वेल पावर ग्रिड में मैं BTST स्टॉक ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि स्टॉक की मोमेंटम नॉर्मली ऐसी होती है कि इसकी मोमेंटम 1 या 2% से ज्यादा से ऊपर की नहीं मिलती है। सो फिलहाल जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है ऊपर में 240 के अराउंड रेजिस्टेंस भी है स्टॉक में, तो मैं BTST ट्रेड के लिए ये स्टॉक रिकमेंडेड नहीं करूंगा।
राइट तो आप ये ट्रेड में नहीं, जीएनएफसी में भी एक अच्छी मूव आई थी। इनफैक्ट अब चलिए बाजार की क्लोजिंग को भी देख लेते हैं हम। जब बढ़ रहे हैं, सिर्फ 1 मिनट रह गया है बाजार बंद होने में, तो आज आपको जितनी भी मूव्स, बड़ी मूव्स जब स्टार्टिंग में दिखी तो आपको आईटी पैक में तो मूव दिख रही थी, बैंक्स नहीं चल रहे थे, लेकिन फिर बैंक्स रिकवर हुए और उनमें मेजर रोल आपको प्राइवेट बैंक स्पेस ने भी दिखाया। आज जो बड़ी मूव्स आपको दिख रही हैं वो ऑटो पैक से दिखी। मारुति के नंबर्स थे, बजाज ऑटो के बाद, बजाज ऑटो नंबर्स के बाद थोड़ा रिएक्शन तो दिखा, लेकिन दूसरे स्पेसेस से मूव दिख रही है। आयशर मोटर्स हो, यहाँ पर मूव दिख रही है, टाटा मोटर्स में मूव आपको दिख रही है, और साथ ही अब सीमेंट स्पेस के भी नंबर्स आने शुरू होंगे, वहाँ पर भी आपको मूव देख रही है। ये तो इनिशियल एक एक्शन है, लेकिन बाकी दूसरा एक्शन कैप्चर करता है मानसी के साथ। तेज में बाजार जरूर रहा, लेकिन इस वक्त क्लोजिंग अगर देखेंगे हरे निशान के साथ 17,800 के लेवल्स के पार निफ्टी में इस वक्त कामकाज नजर आ रहा है। क्लियरली हम देख रहे हैं अर्निंग्स का इम्पैक्ट है जो कि बाजार पर हावी होता दिख रहा है। अर्निंग्स अगर अच्छी आ रही है तो उसका एक क्लियर कट इंडिकेशन मार्केट्स पर उन स्टॉक स्पेसिफिक और उन थीम्स पर भी नजर आ रहा है, और अर्निंग्स में अगर कमजोरी है या फिर अनुमान से कमजोर अर्निंग्स आ रही है तो उसका भी इम्पैक्ट, और सीधा साधा इसका जीता जागता उदाहरण है मारुति के नंबर्स जो कि आए, डिसअपॉइंट किया, और उसी के चलते हमने देखा कि स्टॉक में एक मूवमेंट देखने को मिला। इसके अलावा आज अगर थीम्स की बात करेंगे, होटल स्टॉक्स में अच्छा एक्शन देखने को मिला था। इस एक्शन के साथ साथ हमने होटल स्टॉक से जुड़ी एक कंपनी के मैनेजमेंट से भी आपकी बातचीत करवाई और उनके इस वक्त कारोबार विस्तार के प्लान किया वो भी जाने, और आगे किस तरह की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी नजर आ सकती है उस पर भी बातचीत हमने की। एफएमसीजी थीम काफी अच्छा है क्योंकि ग्रामीण मांग में जो बढ़ोतरी है उसका फायदा एफएमसीजी स्पेस को मिल रहा है, विच इज अ पॉजिटिव। गुजरात बेस्ड कंपनियों पर खासतौर से आज फोकस रहा क्योंकि एक सर्कुलर आया और गवर्नमेंट यहाँ पर क्राइटेरिया बदल रही है गुजरात बेस्ड कंपनियों के लिए। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे पे आउट जो शेयर होल्डर्स को मिलेंगे उनके क्राइटेरिया में बदलाव आई, और उसी के चलते बेनिफिशियरी थी 7 कंपनियां जैसे जीएसएफसी, जीएनएफसी, गुजरात गैस, गुजरात एल्कलीज, जीएमडीसी, ये सारी की सारी कंपनियों के स्टॉक प्राइस में एक पॉजिटिव मूवमेंट इस खबर के चलते आते हुए दिखी। उन स्टॉक्स में आज ट्रेड भी अच्छे खासे बन रहे थे, कुछ तमाम स्टॉक्स में तो काफी अच्छा एक्शन भी दिखा, पर सर्किट पर भी स्टॉक ट्रेड करते हुए दिखे। कल नतीजे आएंगे आईटी से जुड़ी 3 दिग्गज कंपनियों की। याद कीजिए जब आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के हैवी वेट टीसीएस और इन्फोसिस के नंबर्स आए थे, सेंटिमेंट थोड़े बिगड़े थे। कल इंतजार रहेगा विप्रो, टेक महिंद्रा और एलटीआई माइंट्री। कमेंट्री पर तो खास फोकस रहेगा ही, लेकिन इसके अलावा भी देखना होगा, कई सारे फैक्टर्स हैं, इसी के चलते नतीजों से ठीक पहले इस सेगमेंट में हम कॉशियस आउटलुक देख रहे हैं। गेनर्स एचडीएफसी ट्विंस में मजबूती थी, एचडीएफसी लिमिटेड में अच्छा एक्शन आज दिखा, एलएनटी, एक्सिस बैंक और साथ ही टीसीएस, एचयूएल जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी मजबूती के बीच ट्रेड्स देखने को मिले। एचयूएल के भी नंबर्स हैं जिस पर नजर रखनी चाहिए। नंबर्स से ठीक पहले हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन एफएमसीजी कंजम्पशन थीम है जो कि प्ले आउट कर रहा है। लूजर्स यानी बिकवाली का दबाव, रिलायंस में शुरुआत अच्छी थी लेकिन सेकंड हाफ में परफॉर्म नहीं कर पाया, स्टॉक प्राइस में हमने गिरावट देखी। कोटक बैंक, हिंडाल्को, एनटीपीसी और बजाज ऑटो में बिकवाली हाथ लगी। इसके अलावा मिड कैप गेनर्स, ब्रॉडर इंडेक्सेस में लगातार एक्शन है, और उनमें अगर पर्टिकुलरली स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे, रियल एस्टेट, आईटी, बैंक्स, फाइनेंशियल, जो मिड कैप है, छोटी मझोली कंपनियां, वो अच्छा एक्शन दिखा रही थी। प्रेस्टीज, ओबरॉय रियल्टी, औरबिंदु फार्मा, ऑयल इंडिया, एनएचपीसी जैसे काउंटर्स में भी अच्छी खासी मजबूती दिखी। तो न्यूज फ्लोज के चलते कई सारे एक्शन नजर आए आज बाजार में। इंडेक्सेस ने अपने आप को संभालने की कोशिश की और इस कोशिश में कामयाबी भी मिली है। फाइनल क्लोजिंग है आपके स्क्रीन पर 17,800 के लेवल्स पर निफ्टी इस वक्त करीब 44 यानी कि 50 अंकों की ही मजबूती के साथ क्लोजिंग दिखाते हुए 60,300 के लेवल्स पर लगातार 60,000 के पार हम देख रहे हैं। सेंसेक्स में भी कामकाज करीब 170 अंकों की मजबूती और बैंक निफ्टी करीब 150 अंकों की तेजी के साथ 42,830 के स्तर पर पॉजिटिव क्लोजिंग। और ये क्लोजिंग जो है काबिले तारीफ इसलिए क्योंकि कल है मंथली एक्सपायरी के ठीक पहले ये पॉजिटिव क्लोजिंग है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। उम्मीद यही करते हैं कि मंथली एक्सपायरी जो है वो पॉजिटिव करती हुई दिखे। क्लोजिंग कॉल्स पे यही समेट रहे हैं। कुणाल और सुदीप, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।